माया पंछी का समूह अध्याय 30 ग्रॉप। फ्रेड और जॉर्ज के आज़ाद होकर भागने की कहानी अगले कुछ दिनों तक बार बार सुनाई गई। हैरी समझ गया ये जल्दी ही हॉगवर्ट्स की दंत कथाओं में शामिल हो जाएगी। सप्ताह के भीतर प्रत्यक्षदर्शियों को भी आधा यकीन हो चुका था कि जुड़वा भाइयों ने बाहर निकलने के पहले अपनी झाड़ुओं से अम्बरीज को घायल किया था और उन पर ज़बरदस्त गोबर बम फेंके थे। उनके जाने के तत्काल बाद उनकी नकल करने की लहर दौड़ गई। हैरी ने बार बार विद्यार्थियों को इस तरह की बातें करते सुना। सच कहूँ तो लगता है किसी दिन झाड़ू पर बैठकर यहाँ से निकल जाऊँ, या फिर इस तरह की एक और क्लास हुई तो वीजली बंधुओं की पद चिन्हों पर चल सकता हूँ। फ्रेड और जॉर्ज ने पक्का किया कि कोई उन्हें जल्दी न भूल पाए। एक बात तो ये थी कि उन्होंने उस कचरे को हटाने का तरीका नहीं बताया था जो 5वीं मंजिल के पूर्वी खंड के गलियारे में भरा था। अम्बरीज और फिल्च ने उसे हटाने के कई तरीके आजमाए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अंततः उस इलाके पर रस्सियां लगा दी गईं। हैरी को यकीन था कि मैगोनिकल या फ्लिटविक जैसे टीचर उस कचरे को एक पल में हटा सकते थे, लेकिन फ्रेड और जॉर्ज के पटाखों के मामले की तरह ही इस बार भी उन्हें अम्बरीज को परेशान देखना अच्छा लग रहा था। अम्बरीज के ऑफिस के दरवाजे पर झाड़ू की आकृति के 2 बड़े छेद हो गए थे। फ्रेड और जॉर्ज की क्लीन स्वीप झाड़ुएं अपने मालिक तक पहुंचने के लिए दरवाजे को फाड़ कर निकली थी। फिल्च ने नया दरवाज़ा लगा दिया था। हैरी की फायरबोल्ट को तहखाने में पहुंचा दिया था। हॉगवर्ट्स में यह अफवाह फैल गई थी इसकी रखवाली के लिए अम्बरीज ने एक हथियार बंद सुरक्षा दैत्य तैनात किया है। बहरहाल अम्बरीज की मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। फ्रेड और जॉर्ज के उदाहरण से प्रेरित होकर बहुत से विद्यार्थी अब सबसे खुराफाती विद्यार्थी के खाली पद पर आसीन होने का संघर्ष कर रहे थे। नए दरवाजे के बावजूद कोई विद्यार्थी अम्बरीज के ऑफिस में एक स्वर्ण खोजी पहुंचाने में कामयाब हो गया था। स्वर्ण खोजी ने चमकदार चीजों को खोज कर पूरी जगह को तहस नहस कर दिया था। जब अम्बरीज अंदर घुसी तो इसने उन पर छलांग लगा दी। उनकी गांठदार उंगलियों से अंगूठियां कुतरने की कोशिश करने लगा। अब गलियारों में गोबर बम और दुर्गंध बम अक्सर फूटते रहते। खुराफातें इतनी बढ़ गई थीं कि विद्यार्थी अपनी क्लासों से निकलते समय बुलबुला मस्तक सम्मोहन कर लेते थे ताकि उन्हें ताज़ी हवा मिलती रहे। फिल्च अपने हाथ में चाबुक लेकर घूमता रहता था। शैतान विद्यार्थियों को पकड़ने की ताक में रहता था। समस्या ये थी कि शैतान विद्यार्थी इतने सारे थे, उसे पता ही नहीं रहता कि वो किस तरफ जाए। प्रशासकीय दस्ता उसकी मदद की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके सदस्यों के साथ अजीब दुर्घटनाएं हो रही थीं। नाग शक्ति की क्विडिच टीम का वॉरिंगटन अस्पताल में भर्ती हो गया था। उसे भयंकर चर्म रोग हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी चमड़ी पर कॉर्नफ्लेक्स की परत चढ़ा दी है। हरमाइनी को देखकर खुशी होती कि पेंसी पार्किंसन को अगले दिन अपनी सभी क्लासें छोड़नी पड़ी क्योंकि उसके सींग उग आए थे। इस दौरान ये स्पष्ट हो गया था कि हॉगवर्ट्स छोड़ने से पहले फ्रेड और जॉर्ज ने बहुत सारी गोता मार टॉफियाँ बेच डाली थी। अम्बरीज के क्लासरूम में घुसते ही वहाँ जमा विद्यार्थी उल्टी करने लगते, बेहोश हो जाते, उन्हें बुखार आ जाता, उनके नथनों से खून बहने लगता। गुस्से और कुंठा से चिल्लाती अम्बरीज इन रहस्यमय लक्षणों का कारण पता करने की कोशिश करती थी, लेकिन विद्यार्थियों ने उन्हें साफ बता दिया कि वो अम्ब्रीजाइटिस रोग से पीड़ित हैं। पूरी क्लास को 4 बार लगातार सजा देने के बावजूद उन्हें राज का पता नहीं चला तो उन्होंने हार मान ली। मन मारकर उन्हें खून बहाते, बेहोश होते, पसीना पसीना होते, उल्टी करते विद्यार्थियों को अपनी क्लास से बड़ी संख्या में बाहर जाने की अनुमति देनी पड़ी। लेकिन गोतामार टाफियों का प्रयोग करने वाले विद्यार्थी भी हंगामा मचाने में उस्ताद पीर्स से मुकाबला नहीं कर पाए, जिसने फ्रेड के आखिरी शब्दों को दिल पर ले लिया था। पागलों की तरह खी खी करता हुआ वो स्कूल भर में उड़ता रहता, टेबलें पलटता रहता, ब्लैक बोर्ड से निकल पड़ता, मूर्ति गुलदान गिरा देता। 2 बार उसने मिसेस नॉरिस को सूट ऑफ आर्मर में बंद कर दिया था। पीर्स ने लालटेनें तोड़ दी, मोमबत्तियां बुझा दी। उसने चीखते हुए विद्यार्थियों के सिर के ऊपर जलती हुई मशालें फेंक दी, जिससे चर्म पत्र जल गए या खिड़की से बाहर चले गए। पीर्स ने दूसरी मंजिल के बाथरूमों के सभी नल खोल दिए, जिससे वहां बाढ़ आ गई। उसने नाश्ते के दौरान बड़े हॉल के बीच में टारंटुला का बैग गिरा दिया। वो जब भी आराम करने के मूड में होता तो वो अम्बरीज के पीछे पीछे तैरता रहता और कुछ बोलते समय उनके मुंह पर रॉस्पबेरीज फेंकने लगता। फिल्च को छोड़कर स्टाफ का कोई सदस्य अम्बरीज की मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा था। दरअसल फ्रेड और जॉर्ज के भाग निकलने के 1 सप्ताह बाद हैरी ने देखा पीर्स कांच के एक फानूस को ढीला कर रहा था। तभी वहां से प्रोफेसर मैगोनिकल निकली। हैरी कसम खाकर कह सकता था कि मैगोनिकल ने पीर्स से धीरे से कहा था, ये दूसरी तरफ खुलता है। इससे भी बड़ी बात यह थी कि मॉन्टेग्यू अब भी टॉयलेट की यात्रा से नहीं उबर पाया था। वो दुविधा और असमंजस में था। एक दिन मंगलवार की सुबह उसके माता पिता आ गए। वो बहुत नाराज दिख रहे थे। क्या हमें उन्हें कुछ बताना चाहिए? हरमाइनी ने चिंता भरी आवाज़ में कहा और अपने गाल को सम्मोहन की खिड़की पर दबाया ताकि वो मिस्टर मिसेस मॉन्टेग्यू को अंदर जाते देख सकें।
क्या हमें बताना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ था? शायद इससे मैडम पॉम्फ्री को उसके इलाज में मदद मिल जाए। रॉन ने बिना चिंता के कहा, नहीं, वो ठीक हो जाएगा। हैरी ने संतोष भरी आवाज़ में कहा, वैसे भी ये अम्बरीश के लिए एक और दिक्कत है ना? उसने और रॉन ने चाय के कप को ठूंका जिस पर उन्हें अपनी छड़ियों से जादू करना था। हैरी के कप में 4 पैर उगाए, हालांकि बहुत छोटे होने के कारण डेस्क तक नहीं पहुंच पाए, हवा में ही कसमसाते रहे। रॉन के कप में बहुत पतले और कमज़ोर पैर उगे थे। कुछ देर तक कांपने के बाद वो मुड़ गए, जिसकी वजह से कप के 2 टुकड़े हो गए। मरम्मतो, हरमाइनी ने जल्दी से कहा, अपनी छड़ी लहराकर रॉन का कप जोड़ दिया। वो तो ठीक है, लेकिन अगर मॉन्टेग्यू कभी ठीक ना हो पाए तो किसे परवाह है? रॉन ने चिढ़कर कहा। उसका कप दोबारा लड़खड़ाने लगा, कप के घुटने बुरी तरह कांपने लगे। मॉन्टेग्यू को गरुड़ द्वार के पॉइंट कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, है ना? हरमाइनी, अगर तुम किसी के बारे में चिंता करना ही चाहती हो तो मेरे बारे में करो। तुम्हारे बारे में? हरमाइनी ने अपने कप को पकड़ते हुए कहा, जब ये अपने 4 मजबूत लकड़ी के पैरों के सहारे डेस्क पर भागने लगा। हरमाइनी ने उसे अपने सामने रखते हुए कहा, मैं तुम्हारे बारे में चिंता क्यों करूं? रॉन अपने कप को पकड़े हुए था क्योंकि इसके कमज़ोर पैर उसका वजन नहीं संभाल पा रहे थे। उसने कटुता से कहा, जब अम्बरीश की निगरानी के बाद मम्मी की अगली चिट्ठी आएगी तो मैं बहुत गंभीर मुश्किल में फंस जाऊंगा। अगर वो फिर से भूंपू भेज दें तो मुझे हैरानी नहीं होगी। रॉन ने बुझे स्वर में कहा, वो कहेंगी कि फ्रेड और जॉर्ज मेरी गलती की वजह से चले गए हैं, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, मुझे उनकी झाड़ुओं की पूंछ पर लटक जाना चाहिए था। हाँ, ये सब मेरी गलती होगी। देखो, अगर वो ऐसा कहती हैं तो यह अन्याय है, तुम कुछ नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने छूमंतर गली में दुकान ले ली है तो वो बरसों से इसकी योजना बना रहे होंगे। हाँ, लेकिन एक बात तो ये है कि उन्होंने दुकान कैसे ली? रॉन ने कहा और कप पर छड़ी इतनी कसकर ठोकी कि इसके पैर दोबारा गिर गए और ये उसके सामने कांपता हुआ पड़ा रहा। मामला थोड़ा संदिग्ध है ना? छूमंतर गली में किराए की दुकान लेने के लिए बहुत से गैलियनों की ज़रूरत पड़ती है। मम्मी ये ज़रूर जानना चाहेंगी मेरे भाइयों के पास इतना पैसा कहाँ से आया। हाँ, मेरे मन में ये विचार आया था। हरमाइनी ने अपने कप को हैरी के कप के चारों तरफ चक्कर लगाने की छूट देते हुए कहा। हैरी के कप के छोटे पैर अब भी डेस्क तक नहीं पहुंच पा रहे थे। मैं सोच रही थी क्या मंडंगस ने उन्हें चोरी का सामान बेचने या कोई और गैर कानूनी काम करने के लिए राजी कर लिया है? हैरी बोला, ऐसा कुछ नहीं है। रॉन और हरमाइनी ने एक साथ पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि फ्रेड और जॉर्ज ने कोई गलत काम करके रकम हासिल नहीं की थी, क्योंकि वो गैलियन मैंने उन्हें दिए थे। मैंने पिछले जून में त्रिकोणीय टूर्नामेंट में जीती हुई रकम उन्हें दे दी। सदमे भरी खामोशी छा गई। फिर हरमाइनी का कप डेस्क के नीचे गिरकर टूट गया। ओह हैरी, तुमने ऐसा किया? हाँ, मैंने किया और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। मुझे उस पैसे की ज़रूरत नहीं थी। उनकी जोक शॉप बहुत अच्छी चलेगी, हैरी ने बगावत के अंदाज में कहा। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये सब तुम्हारी गलती है हैरी, अब मुझे मम्मी दोष नहीं दे सकती। क्या मैं उन्हें ये बता सकता हूँ? हैरी ने निरस्ता से कहा, हाँ, मुझे लगता है ये अच्छा रहेगा। वरना वो सोच सकती हैं कि फ्रेड और जॉर्ज चोरी की कड़ाही बेच रहे हैं या कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हरमाइनी बाकी की क्लास में कुछ नहीं बोली, लेकिन हैरी को लग रहा था उसका आत्मनियंत्रण जल्दी ही खत्म हो जाएगा। जब ब्रेक में वो महल की तरफ लौट रहे थे तो उसने हैरी पर अपनी नजरें जमाई और संकल्प के भाव से अपना मुंह खोला। उसके बोलने से पहले ही हैरी बोल पड़ा। वो दृढ़ता से बोला, अब मुझे परेशान करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये काम हो चुका है। फ्रेड और जॉर्ज को सोना मिल चुका है और ऐसा लगता है उन्होंने उसमें से ज़्यादातर खर्च कर दिया है। मैं उनसे सोना वापस नहीं ले सकता हूँ, लेना भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए बोलने का कष्ट मत करो। हरमाइनी ने आहत आवाज़ में कहा, मैं फ्रेड और जॉर्ज के बारे में बात नहीं करने वाली थी। रॉन हैरान होकर हंस दिया। हरमाइनी ने उसे गुस्से से देखा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली थी। सच तो यह है, मैं पूछने वाली थी कि वो स्नैप के पास जाकर गुप्त विद्या सीखने का आग्रह कब करेगा। हैरी का दिल डूब गया। फ्रेड और जॉर्ज के नाटकीय कारनामे पर कई घंटे की बातचीत का विषय खत्म हो गया था। अब रॉन और हरमाइनी सीरियस की खबर सुनना चाहते थे। चूंकि हैरी ने सीरियस से बातचीत करने का कारण नहीं बताया था, इसलिए वो मुश्किल में था कि वो उन्हें क्या बताए। उसने ये सच्चाई ज़रूर बता दी कि सीरियस चाहता है कि हैरी दोबारा गुप्त विद्या का अभ्यास शुरू करे। हरमाइनी इस विषय को छोड़ ही नहीं रही थी और हैरी को जब बिल्कुल उम्मीद नहीं होती तब वो ये विषय छेड़ देती। हरमाइनी ने कहा, तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें अजीब सपने नहीं आ रहे हैं। रॉन ने मुझे बताया तुम कल रात को नींद में एक बार फिर बड़बड़ा रहे थे। हैरी ने रॉन को गुस्से से देखा। रॉन ने शर्मिंदा होने का नाटक किया। तुम सिर्फ बुदबुदा रहे थे और तुम बस कह रहे थे थोड़ी और दूर। मैं सपने में तुम लोगों को क्विडिच मैच खेलते देख रहा था। मैं तुमसे कह रहा था तूफान को पकड़ने के लिए तुम्हें थोड़ी और दूर जाना चाहिए। हैरी ने क्रूरता से झूठ बोल दिया। रॉन के कान लाल हो गए।
पिछली रात को उसने सपने में एक बार फिर रहस्य विभाग के गलियारे की यात्रा की थी। वो तेजी से लाइन क्रमांक 97 की तरफ गया था, बाईं ओर मुड़ा था। शायद यहीं पर उसने जोर से बोला होगा, बस थोड़ी और दूर, क्योंकि उसने महसूस किया था कि उसका चेतन मन जागने के लिए छटपटा रहा था। इससे पहले कि वो लाइन के सिरे तक पहुंच पाता, उसने पाया कि वो बिस्तर पर लेटा हुआ है और अपने पलंग के ऊपर की मसहरी को देख रहा है। तुम अपने दिमाग को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हो, है ना? हरमाइनी ने हैरी की तरफ कनखियों से देखा। तुम गुप्त विद्या का अभ्यास ठीक से कर रहे हो? जाहिर है मैं कर रहा हूँ। सच तो ये था कि वो बहुत जिज्ञासु हो गया था। वो जानना चाहता था कि धूल खाए गोलों वाले उस कमरे में क्या था। इसलिए वो चाहता था सपनों का सिलसिला चलता रहे। समस्या ये थी, परीक्षा में बस 1 महीना बचा था। सारा खाली समय रिवीजन में लग रहा था। नींद में उसका थका हुआ दिमाग ज़्यादातर रातों को परीक्षाओं के बारे में मूर्खतापूर्ण सपने दिखाता था। उसे शक था उसके दिमाग का एक हिस्सा, वो हिस्सा जो अक्सर हरमाइनी की आवाज़ में बोलता था, गलियारे वाले सपने देखने पर अपराध बोध से ग्रस्त हो गया था। क्विडिच का आखिरी मैच गरुड़द्वार और चीलघाट के बीच था। ये मई के आखिरी वीकेंड में होने वाला था। इससे पहले वाले मैच में मेहनतकश टीम ने नाग शक्ति टीम को बहुत कम अंतर से हरा दिया था, लेकिन इसके बावजूद गरुड़द्वार को जीत की उम्मीद नहीं थी। इसका कारण था कि रॉन की गोल कीपिंग का रिकॉर्ड बहुत खराब था। मैच वाली सुबह नाश्ता करते समय रॉन ने हैरी से कहा, मेरा मतलब है अब मेरा प्रदर्शन इससे बुरा तो हो नहीं सकता, अब खोने के लिए कुछ नहीं है। हैरी और हरमाइनी बहुत ही रोमांचित भीड़ के साथ पिच की तरफ जा रहे थे। तभी लूना लवगुड उनके पास से निकल गई। उसके सिर के ऊपर एक जिंदा चील बैठी थी। नाग शक्ति के विद्यार्थी लूना को देखकर हंस रहे थे। चील के फड़फड़ाते पंख देखकर हरमाइनी ने कहा, ओह मैं तो भूल ही गई थी, जो भी तो खेल रही होगी, है ना? हैरी ये बात नहीं भूला था, इसलिए उसने चुपचाप हाँ कर दी। आसमान साफ था, दिन सुहाना था। ली जार्डन हमेशा की तरह कमेंट्री कर रहा था। हालांकि फ्रेड और जॉर्ज के जाने के बाद वो काफ़ी हताश था। जब टीमें पिच पर आईं तो उसने खिलाड़ियों का परिचय हमेशा से थोड़े कम उत्साह से कराया। और वो उड़ चले हैं, ली ने कहा। और डेविस ने तत्काल तूफान ले लिया है। तूफान चीलघाट के कप्तान डेविस के पास है। उसने जॉनसन को चकमा दिया है, बेल को चकमा दिया है और इसने पेट को भी चकमा दे दिया है और अब सीधे गोल की तरफ बढ़ रहा है और उसने गोल कर दिया है। हैरी और हरमाइनी भी बाकी गरुड़द्वार वालों की तरह करा रहे थे, हैरी हैरी। हैरी के कान में एक भराई हुई आवाज़ आई, हरमाइनी। हैरी ने मुड़कर देखा। सीटों के बीच में हैग्रिड का विशाल चेहरा था। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। किसी कारण से हैग्रिड झुका हुआ था, जैसे वो किसी को दिखना ना चाहता हो। उसने फुसफुसाकर कहा, सुनो, हमारे साथ चल सकते हो जब बाकी सभी मैच देख रहे हैं? बाद में नहीं चल सकते हैग्रिड, मैच खत्म होने के बाद। हैग्रिड बोला, नहीं हैरी, अभी चलना होगा जब बाकी लोगों का ध्यान दूसरी तरफ है, प्लीज़। हैग्रिड की नाक से खून टपक रहा था। उसकी दोनों आंखें काली थी। स्कूल लौटने के बाद हैरी ने पहली बार उसे इतने करीब से देखा था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। जाहिर है हम चलेंगे, हैरी ने तत्काल कहा। वो और हरमाइनी अपनी कतार से निकल गए। कुछ विद्यार्थी बड़बड़ाकर उन्हें रास्ता देते रहे। हैग्रिड की कतार के विद्यार्थी शिकायत नहीं कर रहे थे, वो तो खुद को छोटे से छोटा बनाने की कोशिश कर रहे थे। हमें तुम दोनों की ये बात अच्छी लगी, सचमुच। ढलान पर उतरते समय वो घबराकर चारों तरफ देख रहा था। बस हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें जाते हुए ना देख लें। तुम्हारा मतलब अमृत से है? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि उनका पूरा प्रशासकीय दस्ता उनके साथ बैठा है? उन्हें तो मैच में किसी हंगामे की आशंका होगी। हाँ, अच्छा है, थोड़े बहुत हंगामे से कोई नुकसान नहीं होगा, हैग्रिड ने कहा और दर्शक दीर्घा के कोने में झांक कर सुनिश्चित किया कि उसके कैबिन तक का रास्ता खाली है। उससे हमें ज़्यादा समय मिल जाएगा। आखिर क्या बात है हैग्रिड? हरमाइनी ने पूछा और चिंता से उसकी तरफ देखा। तुम लोगों को 1 मिनट में पता चल जाएगा। हैग्रिड ने पीछे देखा। जब उन्हें दर्शक दीर्घा से तेज गर्जना की आवाज़ सुनाई दी। लगता है किसी ने गोल कर दिया है। चीलघाट ने किया होगा, हैरी ने भारीपन से कहा। अच्छी बात है, हैग्रिड ने अनमने ढंग से कहा। उन्हें उसकी बराबरी पर चलने के लिए दौड़ना पड़ रहा था। हालांकि वो हर दूसरे कदम पर मुड़ मुड़ कर पीछे देख रहे थे। जब वो उसके कैबिन तक पहुंचे तो हरमाइनी के कदम उसके सामने वाले दरवाजे की तरफ मुड़ गए, लेकिन हैग्रिड कैबिन की तरफ नहीं गया। उसे एहसास हुआ। वो उसे पार करता हुआ जंगल के कोने वाले पेड़ों की छाया में पहुंचा। उसने पेड़ पर टिका धनुष उठाया। उसे एहसास हुआ वो लोग उसके साथ नहीं है, तो वो मुड़ा। जंगल में, उसने अपने खिचड़ी बालों का सिर हिलाते हुए कहा। हम लोग जंगल जा रहे हैं। जंगल में? हरमाइनी ने परेशान दिखते हुए कहा। हाँ, जल्दी करो वरना कोई देख लेगा।
हैरी और हरमाइनी ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर भागकर हैग्रिड के पीछे पीछे पेड़ों में पहुंच गए ताकि कोई देख न पाए। हैरी ने पूछा, हैग्रिड तुम हथियारबंद क्यों हो? हैग्रिड ने अपने विशाल कंधे उचकाते हुए कहा, सावधानी के लिए। जब तुमने हमें थेस्ट्रॉल दिखाए थे तब तो तुम धनुष नहीं लाए थे। हरमाइनी ने कातरता से कहा, नहीं देखो, हम इतनी दूर तब नहीं जा रहे थे और वैसे भी उस समय तक फिरेंज ने जंगल नहीं छोड़ा था। हरमाइनी ने जिज्ञासा से पूछा, फिरेंज के जंगल छोड़ने से इसका क्या मतलब है? क्योंकि दूसरे सेनेटर्स को हमसे बहुत गुस्सा है। इससे पहले वो लोग, देखो तुम उन्हें दोस्ताना तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारी पटरी ठीक बैठती थी। वो अपने काम से काम रखते थे, लेकिन अगर हमें उनसे बात करनी होती थी तो वो आ जाते थे। अब ऐसा नहीं है। फिरेंज ने कहा था कि वो इसलिए गुस्सा हैं क्योंकि वो डम्बलडोर के लिए काम करने चला गया था। हैरी ने कहा, एक बाहर निकलती जड़ में उसका पैर उलझ गया, वो गिरते गिरते बचा। हाँ, हैग्रिड ने कहा, गुस्सा थोड़ा कम शक्तिशाली शब्द है। वो लोग तो आग बबूला हैं। अगर हम बीच में नहीं आए होते तो हमें लगता है कि उन्होंने लात मार मार कर फिरेंज की जान ले ली होती। हरमाइनी ने सदमे में पूछा, उन्होंने उस पर हमला किया था? हाँ, और तुमने उन्हें रोक दिया अकेले? हैरी ने आश्चर्यचकित और प्रभावित होते हुए कहा, और क्या, हम उसे मरते तो नहीं देख सकते थे ना। किस्मत अच्छी थी जो हम वहाँ से गुजर रहे थे। हमने सोचा था कि फिरेंज को ये बात याद रहेगी, लेकिन वो हमें मूर्खतापूर्ण चेतावनियां भेजने लगा, उसने अप्रत्याशित गर्मजोशी से कहा। सामान्य से थोड़ी ज़्यादा गहरी सांस लेते हुए हैग्रिड ने कहा, सेनेटर्स हमसे गुस्सा हैं और दिक्कत यह है कि जंगल में उनका दबदबा है। वो यहाँ रहने वाले सबसे चतुर प्राणी हैं। क्या हम इसलिए यहाँ आए हैं हैग्रिड? सेनेटर्स के कारण? ओह नहीं हरमाइनी, नहीं, उनके कारण नहीं आए हैं। जाहिर है वो समस्या को ज़्यादा जटिल बना सकते हैं, लेकिन तुम लोग 1 मिनट में हमारी बात का मतलब समझ जाओगे। जब वो जंगल की गहराई में पहुंच गए तो रास्ता बहुत सकरा हो गया। यहाँ पेड़ इतने पास पास थे कि शाम जैसा अंधेरा था। हैग्रिड, हैरी ने मोटी झाड़ियों से जूझते हुए कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा आगे चलो हैरी, हमें एक साथ रहना चाहिए। हैग्रिड के साथ चलना बहुत मुश्किल काम था। शाखाओं और कांटेदार झाड़ियों के बीच से चलना बहुत मुश्किल था। हैग्रिड उनके बीच से आसानी से निकल जाता था जैसे वो मकड़ी के जाले हों। हरमाइनी ने धीरे से कहा, हैग्रिड क्या ये ठीक रहेगा अगर हम छड़ी से रोशनी कर लें? ठीक है। दरअसल वो अचानक रुक गया और घूमा। हरमाइनी उसे टकराकर पीछे की तरफ गिर गई। हैरी ने ज़मीन पर गिरने से पहले उसे पकड़ लिया। हैग्रिड ने कहा, अच्छा रहेगा हम यहाँ 1 मिनट रुक जाएं और तुम्हें जानकारी दे दें वहाँ चलने से पहले। अच्छी बात है, हरमाइनी ने कहा। उन दोनों ने प्रकाशित भव मंत्र पढ़ा। छड़ी की नोक पर रोशनी हो गई। हैरी ने देखा हैग्रिड घबराया हुआ है और दुखी नजर आ रहा है। ठीक है, देखो इस बात की काफ़ी संभावना है कि हमें किसी भी वक्त नौकरी से निकाला जा सकता है। हैरी और हरमाइनी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अम्बरिश को लगता है कि हमने ही उसके ऑफिस में वो स्वर्ण खोजी छोड़ा था। हैरी खुद को रोक पाता इसके पहले ही उसके मुंह से निकला, क्या तुमने ऐसा किया था? नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं किया, हैग्रिड ने गुस्से से कहा। हमारा जादुई प्राणियों से संबंध है, इसलिए वो ऐसा सोचती हैं। वो हमारे लौटने के बाद से हमें निकालने का बहाना खोज रही हैं। जाहिर है हम नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर ख़ास कारण नहीं होता, हम जो तुम्हें ख़ास परिस्थितियाँ बताना चाहते हैं, अगर वो नहीं होती तो हम इसी समय छोड़कर चले जाते, इससे पहले कि उन्हें सारे स्कूल के सामने वो तमाशा करने का मौका मिले जो उन्होंने ट्रिलोनी के साथ किया है। हैरी और हरमाइनी ने प्रतिरोध की आवाज़ें निकाली, लेकिन हैग्रिड ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर उन्हें रोक दिया। यहीं पर दुनिया खत्म नहीं होती है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम डम्बलडोर की मदद कर सकते हैं। हम माया पंछी के समूह के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं और तुम लोगों को ग्रबली प्लैंक पढ़ा देंगी। तुम लोग परीक्षा में पास हो जाओगे। उसकी आवाज़ कांपी और टूट गई। हमारे बारे में चिंता मत करो, लेकिन अगर हम चले गए तो हम किसी को ये बात बिना बताए कैसे जा सकते हैं? हमें तुम दोनों की मदद की ज़रूरत है। जाहिर है हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम हमसे क्या चाहते हो? हैरी ने तत्काल कहा। हैरी ने ये पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि कितनी दूर और जाना है, तभी हैग्रिड ने अपना दायां हाथ बढ़ाकर रुकने का इशारा किया। थोड़ी आगे चलने पर हैरी ने देखा मिट्टी का एक बड़ा चिकना टीला है जो हैग्रिड जितना ऊंचा था। उसने दहशत के साथ सोचा कि यह यकीनन किसी विशाल जानवर की मांद होगी। इसके चारों तरफ तनों और शाखाओं के ढेर थे जो एक तरह की बागड़ बना चुके थे। हैरी, हरमाइनी, हैग्रिड इस ढेर के पास खड़े थे। सो रहा है, हैग्रिड ने कहा। हैरी को दूर से लय भरी आवाज़ आ रही थी जैसे 2 विशाल फेफड़े काम कर रहे हों। हैग्रिड, वो कौन है? हैरी को ये सवाल अजीब लगा। वो तो पूछना चाहता था कि ये क्या है,
हैग्रिड, तुमने तो बताया था कि उनमें से कोई भी आना नहीं चाहता था। हैरी ने हरमाइनी को तो कभी हैग्रिड को देखा, फिर जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ तो उसने दहशत से उस टीले की तरफ देखा। मिट्टी का वो विशाल टीला जिस पर हैरी, हरमाइनी और हैग्रिड आसानी से खड़े हो सकते थे, धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। ये टीला नहीं था, ये तो मुड़ी हुई पीठ थी जो स्पष्ट रूप से एक नहीं, वो नहीं आना चाहता था, लेकिन हरमाइनी, हमें उसे लाना ही था। लेकिन क्यों? हरमाइनी ने पूछा, जिसकी आवाज़ से लग रहा था वो रोना चाहती है। ओह हैग्रिड, हम जानते हैं कि अगर हम उसे ले आएं और थोड़ी तहजीब सिखा दें तो हम उसे बाहर ले जाकर सबको दिखा सकते हैं कि वो हानि रहित है। हानि रहित? हरमाइनी ने तीखी आवाज़ में कहा। हैग्रिड ने अपना हाथ उठाकर चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि उनके सामने के विशाल प्राणी ने जोर की हुंकार भरी थी, नींद में करवट बदली थी। वही तुम्हें घायल कर रहा है ना? इसलिए तुम्हें इतनी चोटें लगी हैं। वो अपनी ताकत नहीं जानता है, लेकिन वो सुधर रहा है और पहले जितना नहीं लड़ रहा है, तो इसीलिए तुम्हें लौटने में 2 महीने लग गए। हैग्रिड, अगर वो नहीं आना चाहता था तो तुम उसे क्यों लेकर आए हो? क्या वो अपने जैसे लोगों में खुश नहीं था? हरमाइनी, वो सब लोग उसे तंग करते थे क्योंकि वो बहुत छोटा है। छोटा? हरमाइनी, हम उसे छोड़कर नहीं आ सकते थे, वो हमारा भाई है। हरमाइनी मुंह खोलकर हैग्रिड को देखती रही। हैरी ने धीरे से पूछा, हैग्रिड, भाई यानी? सौतेला भाई। हमारी माँ ने डैडी को छोड़ने के बाद एक दानव से शादी कर ली थी जिससे ग्रॉप पैदा हुआ। ग्रॉप? हाँ, जब वो अपना नाम लेता है तो यही सुनाई पड़ता है, हैग्रिड ने चिंता से कहा। वो ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता, हम उसे कोशिश कर रहे हैं कि वो सीख जाए। हम उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी हमारी माँ उसे ज़्यादा प्यार नहीं करती थी। देखो, दानवियों के लिए बड़े बच्चे पैदा करना महत्वपूर्ण होता है और दानवों के लिहाज से वो हमेशा थोड़ा बौना था, सिर्फ 16 फुट का। हाँ, बिल्कुल नन्हा मुन्ना, बहुत ही छोटा, हरमाइनी ने ताना मारते हुए कहा। सभी लोग उसे लाते मारते थे, हम उसे वहाँ कैसे छोड़ देते? हैरी ने पूछा, क्या मैडम मैक्सिम उसे लाना चाहती थी? वो देख सकती थी कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें स्वीकार करना होगा कि कुछ ही समय बाद वो उससे तंग आ गई थी, इसलिए वापस आते समय हम अलग अलग हो गए थे। वैसे उसने वादा किया है वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। तो तुम उसे छिपाकर यहाँ तक कैसे लाए? इसी में तो इतना वक्त लगा। सिर्फ रात को ही यात्रा कर सकते थे, वो भी जंगलों के बीच। जाहिर है वो चाहता तो काफ़ी तेज़ी से चल सकता था, लेकिन वो वापस लौटना चाहता था। ओह हैग्रिड, तुमने उसे लौटने क्यों नहीं दिया? हरमाइनी ने कहा और एक उखड़े हुए पेड़ पर बैठकर अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। तुम एक खूंखार दानव के साथ क्या करोगे जो यहाँ रहना नहीं चाहता? देखो, उसे खूंखार कहना ज़्यादती है, लेकिन वो सुधर रहा है, बहुत सुधर रहा है, अच्छी तरह रहने लगा है। हैरी ने पूछा, तो फिर ये रस्सियाँ किस लिए हैं? हरमाइनी ने धीरे से पूछा, तुम्हें उसे बांध कर रखना पड़ता है? हाँ, देखो, हमने कहा है कि उसे अपनी शक्ति का अंदाज़ा नहीं है। हैरी समझ गया था कि जंगल के इस हिस्से में किसी और प्राणी के ना होने का क्या कारण है। हरमाइनी ने थोड़ा डरते हुए पूछा, तो तुम हैरी, रॉन और मुझसे क्या चाहते हो? हैग्रिड ने टूटी आवाज़ में कहा, हमारे जाने के बाद उसकी देखभाल करना। हैरी और हरमाइनी ने बहुत दुखी निगाहों से एक दूसरे को देखा। हरमाइनी ने पूछा, इसमें हमें क्या करना होगा? खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, वो खाना जुटा लेता है। चिड़िया और हिरण और ऐसे ही जानवर नहीं, उसे तो मिलने जुलने की ज़रूरत है। अगर हमें पता हो कि कोई उसकी थोड़ी मदद करने वाला है, कोई उसे सिखा रहा है। हैरी कुछ नहीं बोला, पलटकर उस दैत्याकार आकृति को देखता रहा जो उनके सामने ज़मीन पर सो रही थी। ग्रॉप अजीब तरीके से विकृत लगता था। हैरी मिट्टी के बड़े टीले के बाईं तरफ जिस चीज़ को एक बड़ी इकाईदार चट्टान समझा था, उसकी समझ में आ गया था वो ग्रॉप का सिर था। वो इंसान की तुलना में शरीर के लिहाज से बहुत ज़्यादा बड़ा था, बिल्कुल गोल था और चिपके हुए घुंघराले बालों से ढका था। हैरी ने खोखली आवाज़ में कहा, तुम चाहते हो हम उसे सिखाएं? अब वो फिरिंज की चेतावनी का मतलब समझ गया था। उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। जाहिर है हैग्रिड ग्रॉप को अंग्रेजी सिखाने में असफल कोशिश कर रहा होगा, तो जंगल में रहने वाले दूसरे प्राणियों को पता चल गया होगा। हैग्रिड ने उम्मीद से कहा, बस तुम उससे थोड़ी बात कर लेना। हमें लगता है अगर वो लोगों से बात कर सके तो समझ जाएगा कि हम सभी उसे पसंद करते हैं। हैरी ने हरमाइनी की तरफ देखा जो चेहरे पर रखी उंगलियों के बीच में देख रही थी। हैरी बोला, लगता है तुम चाहते हो कि नॉर्बर्ट वापस आ जाता है ना? सुनकर हरमाइनी दहशत में हंस दी। तो तुम लोग ये काम करोगे?
हैग्रिड ने कहा, जिसे हैरी की बात का इशारा समझ नहीं आया। हैरी ने कहा, जो अपने वादे से बंधा था। कोशिश करेंगे हैग्रिड। हैग्रिड ने कहा, हैरी हम जानते थे हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारी परीक्षाएं करीब हैं। अगर तुम लोग अपने अदृश्य चोगे में यहाँ सप्ताह में एक बार आकर उससे बातें कर लो तो अच्छा रहेगा। अब हम उसे जगा देते हैं और तुम्हारा परिचय करा देते हैं। नहीं, हरमाइनी ने उछलते हुए कहा। नहीं हैग्रिड, मत जगाओ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब तक हैग्रिड उनके सामने का विशाल पेड़ लांघकर ग्रॉप की तरफ बढ़ गया था। उसने मुस्कुराकर हैरी और हरमाइनी को तसल्ली दी, फिर टहनी के सिरे से ग्रॉप की पीठ के बीच में कसकर कुरेदा। दानव इतनी जोर से गरजा कि उसकी आवाज़ खामोश जंगल में गूंजने लगी। दैत्याकार ग्रॉप हैरी और हरमाइनी के सामने ज़मीन से उठा। जब उसने उठने के लिए अपना हाथ ज़मीन पर रखा तो ज़मीन कांपने लगी। ठीक हो ग्रॉपी, हैग्रिड ने खुशी से कहा। वो लंबी टहनी से ग्रॉप को एक बार फिर कुरेदने की तैयारी करते हुए बोला, अच्छी नींद आई है ना? हैरी और हरमाइनी उतनी ही पीछे चले गए जितना जा सकते थे। ग्रॉप दो पेड़ों के बीच झुका जिसे उसने अब तक नहीं उखाड़ा था। ग्रॉप ने अपनी उंगलियों की गंदी गांठें उठाईं, जिनमें से हर एक क्रिकेट की गेंद जितनी बड़ी थी। उसने अपनी आंखें तेजी से मलीं और बिना किसी चेतावनी के आश्चर्यजनक गति से उठकर खड़ा हो गया। हैरी ने हरमाइनी की चीख सुनी। ग्रॉप की कलाइयाँ और टखने जिन पेड़ों से बंधे थे वो खतरनाक तरीके से चरमराने लगे। चारों तरफ धुंधली दृष्टि से देखते हुए ग्रॉप ने छाते के आकार का हाथ बढ़ाया और चीड़ के एक ऊंचे वृक्ष की ऊपरी शाखाओं से चिड़िया का घोंसला उठाकर उलट दिया। उसमें कोई पक्षी नहीं था। इस बात से वो नाराज हो गया। बहरहाल उसमें अंडे थे जो बम की तरह जमीन पर गिरे। हैग्रिड ने सुरक्षा के लिए अपने हाथ सिर के ऊपर रख लिए। ग्रॉपी, हैग्रिड चिल्लाया, दहशत से ऊपर देखने लगा कि कहीं और अंडे तो नहीं गिर रहे हैं। हम तुमसे मिलवाने के लिए दोस्तों को लाए हैं। हमने तुमसे कहा था ना, याद है? हमने कहा था हमें एक और यात्रा करनी पड़ेगी, उस दौरान वो तुम्हारी देखभाल करेंगे, याद है ग्रॉपी? ग्रॉपी एक बार फिर धीमे से गरजा। अब वो चीड़ के पेड़ के ऊपरी हिस्से को पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा था। वो ये देखकर खुश होना चाहता था उसे छोड़ने पर वो कितनी दूर जाएगा। ग्रॉपी, ऐसा मत करो, इसी कारण तुमने इतने सारे पेड़ उखाड़ डाले हैं। हैरी ने देखा पेड़ों के पास की जमीन चटकने लगी। हम तुमसे लोगों को मिलवाने लाए हैं, मूर्ख कहीं के। ओ हैग्रिड, रहने दो। हरमाइनी कराही, लेकिन हैग्रिड ने एक बार फिर टहनी उठाई और ग्रॉप के घुटनों में जोर से घुसा दी। दानव ने नीचे देखा। ये जहां हैरी और हरमाइनी खड़े थे। हैग्रिड ने उस तरफ हाथ बढ़ाया। हैरी है ग्रॉप, हैरी पॉटर। जब हमें बाहर जाना पड़ेगा तो वो तुमसे मिलने आएगा, समझ गए? और ये हरमाइनी है, देखा? फिर हरमाइनी की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा, यदि वो तुम्हें हरमी कहे तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? हरमाइनी, उसके लिए पूरा नाम रखना मुश्किल होगा। बिल्कुल नहीं, हरमाइनी चिल्लाई। ग्रॉप, ये हरमी है और ये यहाँ आएगी। कितना अच्छा है ना? तुम्हारे दो दोस्त। ग्रॉपी नहीं। ग्रॉप के हाथ अचानक हरमाइनी की तरफ आ गए। हैरी ने हरमाइनी को पकड़कर पेड़ के पीछे खींच लिया, जिससे ग्रॉप की मुट्ठी तने को छूती रही, लेकिन हरमाइनी उसकी पकड़ में नहीं आई। गंदा लड़का ग्रॉपी, उन्होंने हैग्रिड के चिल्लाने की आवाज सुनी। बहुत गंदा लड़का, तुम उसे मत पकड़ो। आउच! हैरी ने अपना सिर तने के पीछे से बाहर निकाला और देखा कि हैग्रिड अपनी पीठ के बल जमीन पर पड़ा था। उसका हाथ उसकी नाक पर था। अब ग्रॉप की दिलचस्पी खत्म हो गई थी। वो फिर खड़े खड़े एक बार फिर चीड़ के पेड़ को खींचने लगा था। ठीक है, हैग्रिड ने भारी आवाज में कहा। वो आगे बोला, अच्छा तो देखो तुम लोग उससे मिल लिए हो और अब जब तुम वापस आओगे तो वो तुम्हें पहचान लेगा। उसने ग्रॉप की तरफ देखा। अच्छा, हम जानते हैं ये एक दिन के लिए काफ़ी है, हैग्रिड ने कहा, और अब हम वापस चलते हैं, ठीक है? हैरी और हरमाइनी ने सिर हिला दिया। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला, तब भी नहीं जब उन्होंने दूर से आता धमाका सुना, जिसका मतलब ये था कि ग्रॉप ने आखिरकार चीड़ के पेड़ को उखाड़ दिया था। हरमाइनी का चेहरा पीला और सख्त था। हैरी को कहने के लिए कोई बात सूझ नहीं रही थी। रुको, हैग्रिड ने अचानक कहा, जब हैरी और हरमाइनी उसके पीछे लंबी घास से जूझ रहे थे। हैरी और हरमाइनी ने छड़ियाँ तान ली। रुकने के बाद भी उन्हें पास से हलचल सुनाई दे रही थी। ओह, हैग्रिड ने धीरे से कहा। एक गहरी पुरुष आवाज़ आई। हैग्रिड, हमने तुम्हें बता दिया था, अब यहाँ पर तुम्हारा स्वागत नहीं होगा। उनके सामने एक सेनेटोर खड़ा था। उसके गालों की हड्डियाँ उभरी हुई थी, बाल काले और लंबे थे। हैग्रिड ने सावधानी से पूछा, कैसे हो मेगोरियन? सेनेटोर के पीछे पेड़ों के सरसराने की आवाज़ सुनाई दी। हैरी ने काले शरीर और दाढ़ी वाले बेन को पहचान लिया था। बेन के चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था जिससे पता चले कि वो हैरी को देख चुका है। तो
उसने मेगोरियन की तरफ मुड़ने से पहले बुरे अंदाज में कहा, मैंने कहा था ना, अगर ये इंसान कभी इस जंगल में दोबारा अपना चेहरा दिखाता है तो हम क्या करेंगे। अब हम ये इंसान हो गए हैं ना, सिर्फ इसलिए कि हमने तुम लोगों को हत्या करने से रोका। हैग्रिड ने ताना मारते हुए कहा। हैग्रिड, तुम्हें बीच में दखल नहीं देना चाहिए था। तुम्हारे तरीके हमारे तरीके से अलग हैं और कानून भी। फिरेंज ने हमें धोखा दिया है, अपमानित किया है। हैग्रिड ने अधीरता से कहा। हमें नहीं पता तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। उसने एल्बस डम्बलडोर की मदद करने के अलावा कुछ नहीं किया। फिरेंज इंसानों की गुलामी करने लगा है। गुलामी? वो डम्बलडोर पर एक एहसान कर रहा है, बस। मेगोरियन ने धीरे से कहा, वो हमारा ज्ञान और रहस्य इंसानों को सिखा रहा है। हैग्रिड ने कंधे उचकाते हुए कहा, हो सकता है तुम्हें ऐसा लगता हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमें ऐसा लगता है कि तुम गलती कर रहे हो। तुम भी यही कर रहे हो इंसान, बेन ने कहा, जो हमारी चेतावनी के बावजूद हमारे जंगल में आ गए। हैग्रिड ने गुस्से में कहा, अब हमारी बात सुनो। अगर तुम लोगों को बुरा न लगे तो हमारा जंगल कहना छोड़ दो। ये देखना तुम्हारा काम नहीं है कि यहाँ कौन आता है और कौन जाता है। नहीं, ये तुम्हारा काम है हैग्रिड, मेगोरियन ने धीरे से कहा। हम आज तो तुम्हें यहाँ से जाने दे रहे हैं क्योंकि तुम अपने बच्चों के साथ हो। बेन ने हकारत से कहा, ये उसके बच्चे नहीं हैं मेगोरियन, ये तो स्कूल के विद्यार्थी हैं। उन्हें शायद गद्दार फिरेंज ने पढ़ाया होगा। मेगोरियन ने शांति से कहा, चाहे जो हों, शावकों की हत्या एक भयंकर अपराध है। हम मासूमों को छूते नहीं हैं। हैग्रिड, आज तो तुम जा सकते हो। बहरहाल आज के बाद इस जगह से दूर रहना। जब तुमने उस गद्दार फिरेंज को हमसे दूर भगाने में मदद की थी, उसी दिन से सेनेटोर्स से तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई थी। हैग्रिड ने जोर से कहा, तुम जैसे खच्चरों के झुंड के कारण हम जंगल से दूर नहीं रहेंगे। हैग्रिड, हैग्रिड, हरमाइनी ने तीखी और दहशत भरी आवाज में कहा। जब बेन और भूरे सेनेटोर ने जमीन पर खुरपट के, चलो यहाँ से चलते हैं। हैग्रिड आगे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसका धनुष अभी भी उठा हुआ था। उसकी निगाह अब भी मेगोरियन पर खतरनाक तरीके से जमी हुई थी। हैग्रिड, हम जानते हैं तुमने जंगल में क्या छिपा रखा है। मेगोरियन ने उनके पीछे कहा। जब सेनेटोर्स ओझल होने लगे, हमारी सहन शक्ति खत्म होती जा रही है। हैग्रिड मुड़ा और ऐसा लग रहा था कि वो मेगोरियन के पास जाना चाहता था। उसने चिल्लाकर कहा, वो जब तक यहाँ रहेगा तुम्हें उससे झेलना पड़ेगा। ये जंगल जितना तुम्हारा है उतना ही उसका भी है। इस बीच हैरी और हरमाइनी अपनी पूरी ताकत से हैग्रिड के छछूंदर की खाल के ओवरकोट को खींचते रहे ताकि उसे आगे बढ़ने से रोक सकें। अभी भी त्योरियां चढ़ाते हुए उसने नीचे देखा। उसे देखकर हैरानी हुई कि वो उसे खींच रहे हैं। उसे तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ था। हैग्रिड चलने लगा और वे दोनों हाँफते रहे, उसके पीछे पीछे चलने लगे। फिर हैग्रिड ने कहा, तुम दोनों शांत रहो, मूर्ख खच्चर हैं। हैग्रिड, हरमाइनी ने हाँफते हुए कटीली झाड़ियों के पास से घूमते हुए कहा, जिन्हें उन्होंने वहाँ आते समय पार किया था। अगर सेनेटोर्स जंगल में इंसानों को पसंद नहीं करते तो ऐसा लगता है कि हैरी और मैं तो वहाँ ओह, तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा था? हैग्रिड ने उसकी आपत्ति को हवा में उड़ाते हुए कहा, वो शावकों को, मेरा मतलब है बच्चों को चोट नहीं पहुँचाते। वैसे भी हम उन लोगों के कारण कोई काम करना क्यों छोड़ें? बढ़िया कोशिश थी। हैरी ने हरमाइनी से बुदबुदाकर कहा, जो निराश दिख रही थी। वो रास्ते पर आ गए। जब क्विडिच का स्टेडियम दिखने लगा तो हैग्रिड पेड़ों के बीच में रुककर बोला, क्या एक और गोल हो गया या तुम्हें लगता है कि मैच खत्म हो गया? हरमाइनी ने कहा, क्या पता। हैरी ने देखा थकान के कारण हरमाइनी की हालत थोड़ी ख़राब है। उसके दुशाले कई जगह से फट गए हैं, चेहरे पर खरोंचे हैं। हैरी जानता था कि उसकी हालत भी हरमाइनी से ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। लगता है मैच खत्म हो गया। अगर तुम दोनों जल्दी करो तो भीड़ में शामिल हो सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम वहाँ नहीं थे। अच्छा सुझाव है, हैरी ने कहा, बाद में मिलते हैं हैग्रिड। जैसे ही वो हैग्रिड से इतनी दूर पहुँचे कि वो उनकी बात ना सुन सके, हरमाइनी कांपती आवाज़ में बोली, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। मुझे भी इस पर यकीन नहीं है। मुझे सचमुच यकीन नहीं है। हैरी ने कहा, शांत रहो, शांत रहो। उसने, शांत रहो? दानव, जंगल में दानव, और हमें उसे अंग्रेजी सिखानी है। बशर्ते रास्ते में मिलने वाले खूनी सेनेटोर्स के झुंड हमें वहाँ आने जाने दें। मुझे इस पर यकीन नहीं है। उसने उत्तेजित होकर कहा, हमें अभी तो कुछ नहीं करना है। ओह हैरी, छोड़ो भी, हरमाइनी ने गुस्से से कहा और एकदम रुक गई।
जिससे उसके पीछे चलने वाले लोगों को तत्काल दिशा बदलने पड़ी ताकि वो उसे टकरा न जाएं। जाहिर है उसे नौकरी से निकाला जाने वाला है, और सच कहा जाए तो हमने जो भी देखा है उसके बाद अम्बरीश को कौन दोष दे सकता है। खामोशी छा गई। हैरी ने उसकी तरफ घूरा। हरमाइनी की आंखों में आंसू भर आए। हैरी ने धीरे से कहा, तुम कहीं सचमुच तो ऐसा नहीं सोच रही हो? नहीं, देखो ठीक है, मैं नहीं, लेकिन वो अपने लिए ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों बना रहा है, और हमारे लिए भी क्या पता। विद्यार्थियों का एक बड़ा रेला पिच से ढलवां घास के ऊपर आ रहा था। हरमाइनी बोली, चलो नाग शक्ति वालों के आने के पहले चलते हैं। हरमाइनी, हैरी ने धीरे से कहा। गाना अब ज़्यादा तेज होता जा रहा था, लेकिन इसे हरे और चांदी जैसे रंग के दुशालों वाली नाग शक्ति की भीड़ नहीं गा रही थी, बल्कि लाल और सुनहरी भीड़ गा रही थी, जो धीरे धीरे महल की ओर बढ़ रही थी। अपने कंधों पर एक विद्यार्थी को लादे थी। वीजली हमारा राजा है, वीजली हमारा राजा है, उसने तूफान को अंदर नहीं जाने दिया, वीजली हमारा राजा है। नहीं, हरमाइनी ने एक धीमी आवाज में कहा। हाँ, हैरी ने जोर से कहा। हैरी, हरमाइनी, रॉन चिल्लाया और क्विडिच के चांदी के कप को हवा में लहरा दिया। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। हमने ये कर दिया, हम जीत गए। रॉन के पास से गुजरते समय उन्होंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। महल के दरवाजे पर रॉन का सिर ऊपर वाली छड़ से बुरी तरह टकरा गया, लेकिन कोई उसे नीचे नहीं उतारना चाहता था। भीड़ गाना गा रही थी। भीड़ अब भी गाना गाती हुई प्रवेश हॉल में घुसी और ओझल हो गई। हैरी और हरमाइनी मुस्कुराते हुए विद्यार्थियों को जाते देखते रहे। हैरी ने कहा, हम अपनी खबर कल तक के लिए बचा कर रखते हैं। हाँ ठीक है, हरमाइनी ने थके अंदाज में कहा। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। वो एक साथ सीढ़ियाँ चढ़े। सामने वाले दरवाजे पर पहुंचकर दोनों ने अंधेरे जंगल की ओर पलट कर देखा। हैरी को यकीन नहीं था कि यह उसकी कल्पना थी या हकीकत, लेकिन उसे लगा कि दूरी पर पेड़ों की फुनगियों के ऊपर कुछ पक्षी तेजी से उड़े हैं, जैसे जिस पेड़ पर उनका घोंसला था उसे अभी अभी जड़ों से उखाड़ कर गिरा दिया गया हो।